तो सारी बातों को खत्म करते हैं, ब्रेक को भी खत्म करते हैं, आते हैं हम लोग अपने क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर के नाम का है जनसंख्या संघटन। और इसके बारे में भारत स्तर पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम। आज हम फिर से इसको पढ़ेंगे, यानी एक तरह से उसका रिवीजन करेंगे, और इसमें हम विश्व को देखते चलेंगे। उसमें हम सिर्फ भारत को देख रहे थे, यहाँ पे पूरे विश्व को देखते चलेंगे। सबसे पहला सवाल है कि ये जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो जान लीजिए, जनसंख्या संगठन का तात्पर्य हमारे मुंह पर नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखल है। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य किसी देश में या किसी क्षेत्र में रहने वाले कुल जनसंख्या के आंतरिक संरचना से है। अब समझो इसको सीधे बात, तुम चल जाओ सीधा सीधा अपने गांव में, चल जाओ। तो गांव में मान लो 1000 आदमी है। अभी 1000 में कई सारा समानता होगा और कई सारी विविधता भिन्नता भी होगी, उसी का है। जब इस 1000 जनसंख्या को हम आयु के आधार पे पढ़ेंगे तो वो उम्र के आधार पे हो गया। अगर हम इसमें ये बांट के पढ़े कि इसमें कितना पुरुष है कितना महिला है, तो वो लिंग के आधार पे जानकारी ले लिए। इसमें बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, कई सारे अनपढ़ होंगे, कई सारे लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त किए होंगे, कई सारे बस नाम उम लिखे भर होंगे, कई सारे मिडिल में होंगे, होगा ना कि कोई मध्यम ले पढ़ ले, 10वां बढ़वा ले, कोई इंजीनियर डॉक्टर है, कोई खाली नाम उम लिख लेता है, कोई एकदम अनपढ़ है। तो जब इस आधार पे हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, शिक्षा के आधार पर जनसंख्या का हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें से कई सारे लोग होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई टेम्पू चला रहा होगा, कोई बैलगाड़ी चला रहा होगा, ठीक, कोई टीचर होगा, कोई खेत जोताई कर रहा होगा। इस तरह से अलग अलग काम कर रहा है। कोई अपना गांव में ही किराना दुकान खोले होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा। तो जब हम काम के आधार पे पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये है कौन, यही 1000 लोग है, लेकिन इस 1000 लोगों को हम अलग अलग आधार पे पढ़ रहे हैं। कभी उम्र के आधार पर कि इन 1000 में कितना बूढ़ा है, कितना जवान है और कितना लड़का है। कभी पढ़ रहे हैं इसको हम लिंग के आधार पर कि इसमें कितना पुरुष है कितना महिला है। कभी हम पढ़ रहे हैं में कितना पढ़ल कितना अनपढ़ है। कभी पढ़ते इसमें कौन लोग का काम कर रहा है। तो ऐसे करके जब अलग अलग चीज के आधार पर हम जनसंख्या को पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन। ठीक, अब जनसंख्या संगठन पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है पढ़ना, तो देखो इसका जरूरत का ही लास्ट में है, हम यही बता दे रहे हैं पहला ही क्यों पढ़ना है। अगर हम आयु के आधार पे पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा बूढ़ा है कि जवान है कि लड़का है। अब हम ये क्यों जाने कि बूढ़ा है कि जवान है कि लड़का है, तो ये जानना है इसलिए ताकि हम अपने गांव का विकास कर सके, उसी के आधार पर योजनाएं बनाएं। बताओ बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी तो हमें अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बूढ़ा बीमार पड़ता है। बच्चों की संख्या ज्यादा है तो स्कूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी पढ़ाई जरूरी है। और अगर जवान की संख्या ज्यादा है तो उसके लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको क्या चाहिए, रोजगार। तो ये हम पूर्ति कर सके इसीलिए हमको ये पढ़ने की जरूरत होती है। अगर हम लिंग के आधार पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे गांव में कितना पुरुष और कितना महिला है। मान लो पुरुष आया कि 1000 में से 800 पुरुष है और 200 महिला है, तो चिंता के विषय है। महिलाओं की संख्या बहुत कम है, महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, कम से कम 400-500, कम से कम तो सही में होना चाहिए। तब 500 पुरुष और 500 महिला, तब नहीं सही है जी। तो हम ये इसके लिए योजना बनाएंगे कि महिलाओं का बहुत समाज में जरूरत है, तब बेटी को बढ़ावा देना चाहिए, लड़की को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो वो करेंगे। इनमें पढ़ल कम अनपढ़ ज्यादा होगा तो पाठशाला खुलवाने का काम करेंगे, व्यवसाय देखेंगे कि किस तरह के लोग काम कर रहा है, कौन से काम के हमको और जरूरत है। तो पूरे को हम पढ़ते क्यों है, इसे बांट बांट के योजनाएं बनाने के लिए, ताकि हम उसकी पूर्ति कर सके और समाज का देश का विकास कर सके। ये दो बात समझ में आया।
जब एक ही जनसंख्या को अलग अलग चीजों के आधार पे पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों है, तो हम इस आधार पे पढ़ करके वहां के अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं, किस चीज की जरूरत है किस चीज की जरूरत नहीं है उसकी पहचान करते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है। अब आइए, उम्र के आधार पे हम लोग किसी भी जनसंख्या को 3 भाग में बांटते हैं। जैसे तुम अपने गांव में रहो, देश में मत जाओ, गांव में रहो, तो गांव में तो उम्र के आधार पर 3 तरह के लोग होंगे। एक होगा शैशव काल में, जो होगा 0 से 14 वर्ष। जितने भी तो गांव के बच्चे हैं जिनका उम्र 0 से 14 वर्ष है, यानी आज पैदा लिया है अभी 14 वर्ष के हैं, उन सबको हम एगो में रखते हैं। उसको क्या कहते हैं, शैशव काल। ये कोई काम नहीं करता है क्योंकि ये मेच्योर नहीं होता है, इसका मानसिक विकास नहीं हुआ होता है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। देखो यहाँ पे, इसलिए इसको हम आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले जितने भी जनसंख्या होंगे उसको हम किस में रखते हैं, शैशव काल में रखते हैं। ये न तो मानसिक रूप से विकसित होते हैं और ना ही शारीरिक रूप से, दोनों से ये विकसित नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और इसका फायदा ये है इनका होने का कि भविष्य में यही काम आएंगे। यही 0 से 14 वर्ष वाला बच्चा आगे चल करके जवान होगा, इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई लेबर बनेगा, कोई टेम्पू चलाएगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, ऐसे करके काम करेगा। तो देश के विकास में इनका आगे भविष्य में जरूरत है, इनका योगदान होगा, यानी ये भविष्य की पूंजी है किसी देश की, तो इस पे खर्च किया जाता है। अब देखेगा कि अरे हमारे देश में इतना ज्यादा सरकार बनाई योजना, 0 से 14 वर्ष के बच्चा की संख्या ज्यादा है, तो इसको चाहिए का, तो पौष्टिक आहार चाहिए, पहले तो खा पी के एकदम तंदुरुस्त रहे, दिमाग सही से काम करे, और इनको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चाहिए। तो सरकार इस आधार पे स्कूल वगैरह ये सब बनाने का काम करेगा। इसको मिड डे मील, दोपहर में खाना की व्यवस्था करेगा, खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो, पढ़ लिख के आगे डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो ये कौन हो गया, शैशव काल। दूसरा होता है प्रौढ़ अवस्था। जो 15 साल से 59 साल के होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, प्रौढ़ावस्था में। ये वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, असल में देश को आगे बढ़ाने में, आय में इन्हीं का योगदान होता है। जो भी हमारा इनकम होता है वो इनकम कौन करवाता है, इसी उम्र के लोग। इसी में से कोई डॉक्टर इंजीनियर ड्राइवर जो भी बनना है वो बनता है, कमाता है, परिवार को चलाता है। इन्हीं के पास ज्ञान भी होता है, इन्हीं के पास श्रम भी होता है, इन्हीं के पास स्किल भी होता है। सब कुछ किसके पास है, श्रम मतलब मजदूरी करने की शक्ति, काम करने की शक्ति। तो श्रम कौशल मतलब स्किल होता है, कोई काम करने जो तुमको आता है। जैसे हम पढ़ा रहे थे, मेरा स्किल है कि हमको पढ़ाने आता है, कुछ नहीं करेंगे तो पढ़ा के अपन जीवन चला लेंगे, उसी प्रकार, समझ गई। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, 15 साल से 59 साल वाले बच्चों में, लोगों में, ठीक। तो ये श्रम शक्ति होते हैं, इन्हीं से काम होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्पादक वर्ग। देश में जितना भी काम हो रहा है या तो गांव में जितना भी काम हो रहा है वो काम करने वाला इसी उम्र के बीच के कोई होगा, ठीक, जो अलग अलग कामों को कर रहा है। तो इसको कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। और तीसरा का आता है उम्र में कौन, 60 साल के ऊपर वाला। जो व्यक्ति पहले एक लड़का था, मान लो ए नाम के, वही तीनों में जाएगा। जब वो 0 से 14 साल के था, शैशव काल में था, अपन माए बाप पर डिपेंड था, वहीं से इसको चाहिए, ठीक। उसके बाद यही लड़का आगे चल के कहाँ गया, 15 से 59, इस टाइम पे पढ़ उढ़ लिया, पूरा पढ़ लिख के काम धंधा किया, कमाया धमाया, योगदान किया अपन परिवार के। अब फिर 59 साल के बाद इसका शरीर जाएगा, घटने लगेगा, यानी कमजोर होने लगेगा। 60 साल में जैसी होगा तो अब शरीर काम करना बंद करता है, दिमाग काम करना बंद करता है, और ये व्यक्ति फिर से किसी और पर डिपेंड हो जाएगा। किस पे, अपने बेटा बेटी पर, उसी पर ना डिपेंड होगा। पहले मम्मी पापा पे था, फिर अपने पैर पे हुआ, फिर बेटा बेटी पर। तो एक टाइम था इसका ऐसा जब ये शैशव काल में था, कोई काम नहीं करता था लेकिन भविष्य की पूंजी था। फिर ये 15 से 59 साल का हुआ, काम किया, जितना कमाना था लाखों करोड़ों खूब कमाया। फिर 59 साल के बाद ये इसका शरीर साथ देना छोड़ने लगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगा, दिमाग कम होने लगा, काम करने की इसमें शक्ति नहीं रही, और फिर से ये
किसी और पे आश्रित हो गया। तो जो शैशव काल में होता है, यानी जो बच्चा होता है और जो बूढ़ा होता है, इसको हम किस में रखते हैं? आश्रित जनसंख्या में, किसी और के ऊपर निर्भर होता है। यहां तक में कोई दिक्कत है तब बोल, उन्हें मुंह घुमा के मत कर। जो समझो इसमें क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं पहले सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़िया से समझ लेना है। हो सकता है कि जब हम इसको पढ़ें उस टाइम पे तुमको दिमाग से निकल जाए, तो हम नोट्स पढ़ेंगे तो वहां रिवीजन करेंगे। तो जब हम इसको पढ़ा रहे हैं तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो बताओ, शैशव काल नहीं बता देगा? 0 से 14 वर्ष दूसरे पास ही रहता है, कोई काम नहीं करता है। दूसरा का कौन है? प्रौढ़ अवस्था, 15 से 59 वर्ष, यही सब काम करता है, उत्पादक वर्ग है, कार्यशील जनसंख्या है। तीसरा कौन है? वृद्धावस्था, 60 साल से ऊपर वाला सब वृद्धावस्था वाला में आता है। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और फिर से वो किसी पे आश्रित हो जाता है। एक जो सबसे खतरनाक है, है लेकिन के समझ में ना आता है, पिरामिड जनसंख्या के। पिरामिड जानती है? इस प्रकार से जो बनता है, यही मेरे लिए चैलेंजिंग है। जो बुक में तू खोली हुई है वही है पिरामिड। अब देखो पिरामिड होता का है, फाड़बे मुंह जेकरा। ए लड़की, नींद आवी थो? दोपहरिया के दिन आवी थई, मार्टिन से खराट एसएसटी के क्लास है, पानी ले लेके बैठी है। समझो जनसंख्या पिरामिड होता का है। परिभाषा पहले याद करना है कि जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफिक चित्र होता है। ग्राफ पढ़े हो 10वां में? तो ग्राफ बनाते थे ना ऐसे करके जी, आए ऐसे ऐसे बनाती थी ना, कि ये हुआ, ये महीना में इतने हुआ, अगला महीना में इतना हो गया। यहाँ भी ग्राफ रहेगा, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये जो डेटा है वो खड़ा ना रहेगा, वो सुतल रहेगा। ये जो लंबा है ना, ये लंबा ऐसे ना रह के ऐसे रहता है, ठीक ना? आगे चित्र में देखो, वहां दिया हुआ है, बनाया हुआ है, उसको हम समझाते हैं, ठीक? तो देखो, जनसंख्या पिरामिड का होता है एक ग्राफिक चित्र होता है, जिसमें किसी देश का या क्षेत्र के जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर दिखाया जाता है कि इतने उम्र के पुरुष कितना है, इतने उम्र के महिला कितना है, ठीक? इसमें क्या किया जाता है? पिरामिड बनाते समय दाहिने तरफ हम रखते हैं, अब बाएं तरफ महिला। अब एगो पिरामिड को समझो, यही है पिरामिड। ऐसे ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है विस्तृत जनसंख्या वाला पिरामिड, एक होता है स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, और एक होता है संकुचित जनसंख्या वाला पिरामिड। इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पिरामिड को बढ़िया से समझ ले। पिरामिड समझ में आया? जनसंख्या को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है, उसी को क्या कहते हैं? जैसे देखो, ये मान लो ये हमनी के भारत देश है, ठीक? अब भारत देश में यहाँ पे इस तरफ पुरुष को दिखाया गया है और इस तरफ महिला को, समझ गई? यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाए हैं? रुक जाओ, एक मिनट, इसमें उल्टा बनाया है तो कहीं, तो ये नीचे नीचे जाएगा, वो नहीं दिखाया गया है, हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं। जैसे इसमें उम्र है ना, तो यहाँ से देखो 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 20 से 24 वर्ष, ये उम्र दिया गया है। यहाँ 80 प्लस तक। इधर दिया गया है पुरुषों की संख्या, इधर दिया गया है महिलाओं की संख्या। समझी? क्या किया जाता है? इधर वाला में किसका संख्या बताया गया है? पुरुष। अब बताया गया कि कितना 80 बरस वाला है, कितना ई उम्र के है, कितना ई उम्र के है, कितना ई उम्र के, ऐसे करके यहाँ वहां बताया गया है। इधर में क्या बताया गया है? महिलाओं का, कि इतना उम्र वाला में इतनी महिला, इस उम्र में इतनी महिला, इस उम्र में इतनी महिला, ऐसे करके। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। पहले ये चीज समझ में आया मोटा मोटी, बढ़िया से इसको हम इसके साथ समझेंगे। सबसे पहले जनसंख्या पिरामिड क्या कहते हैं? तो जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफिक चित्र है जिसके माध्यम से किसी भी देश के महिला और पुरुष के उम्र और लिंग को दिखाया जाता है। देखो, ये ग्राफ है, इसमें पुरुष और महिला को दिखाया गया है, और यहाँ पे कौन सी दिखाया गया है?
उम्र को, तो इसको दिखाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, एगो स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, और एगो होता है संकुचित जनसंख्या का पिरामिड। तीनों का तस्वीर तुम्हारे बुक में बनाया हुआ है, हम यहाँ पे तुमको दिखाते हैं। चलिए आइए, पहला पर विस्तृत जनसंख्या पिरामिड। देखो विस्तृत मतलब क्या होता है, बड़ा, तो इसमें क्या रहेगा, जनसंख्या का विस्तार ज्यादा रहता है। अब इसका परिभाषा जानो, फिर उस तरफ से इसको समझना है। क्या बताया गया है, जिस जनसंख्या पिरामिड का आधार निचला, आधार मतलब कौन होता है, निचोला ही भाग। मैथ पढ़े हो, बेसिक जानकारी मैथ की होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, भूगोल, फिजिक्स, ये सब पढ़ने के लिए आपको मैथ की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, तो जो नीचे रहता है इसी को हम आधार कहते हैं, आधारी होता है। तो कहा जा रहा है, अगर आधार समझ में ना रहे तो इसे याद रखो कि जिस जनसंख्या पिरामिड का निचला भाग चौड़ा हो और ऊपर वाला भाग पतला हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तृत जनसंख्या पिरामिड। देखो तो यहाँ पे नीचे वाला भाग चौड़ा है कि नहीं है, ऊपर जाके पतला हुआ कि नहीं, ये दिखने में कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। और ऐसा पिरामिड कहाँ पाया जाता है, भारत में और नाइजीरिया में। जरा सा वो ला तो किताब बोला, एक उम्र में हमको प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ प्रॉब्लम कहाँ है, देखो यही हम कर रहे थे, बनाया है उल्टा। ये जो बनाया हुआ है ना, इसमें हमको बनाना पड़ेगा। देखो ये है 0 से 4, फिर मान लो 5 से 9, फिर यहाँ पे मान ले कितना 10 से 14, 4 के लेके चल रहा है। लिख दूं फिर से कि समझ जाएगी इतना में, ना समझ में आ रहा है, शांति बैठ। ये बात समझ में आया, जेकर नीचे वाला भाग चौड़ा होता है, ऊपर वाला भाग पतला होता है, उसको हम कहते हैं विस्तृत जनसंख्या पिरामिड। देखने में कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये पाया जाता है भारत में और नाइजीरिया में। इसमें कहने का मतलब होता है नीचे से, याद रखो 0 से शुरू करते हैं, अलग है, ले अलग 1 2 3, हाँ समझो। हम यहाँ पे एक आधार ले लेते हैं, ठीक, ऐसी न रहता है बनल में, ठीक। यहाँ पे एक हमको जाएगा ये सीधा सा लाइन, ठीक, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं। इधर लिखाएगा मेल यानी पुरुष, इधर लिखाएगा फीमेल। यहाँ पे प्रतिशत लिखा जाता है कि कितना प्रतिशत है, ठीक। और उसके बाद किया कहा जाता है, तो इसमें बनाया जाता है ग्राफ, ऐसे करके। जहां ले हो रहा है उतने में हम तुनी के समझा देते हैं। हो गई, इधर में समझो। शांति बैठे रहा, समझ। इतना शांत न रहला कहलियल, हो गया इतना। अब समझो इसको, यहाँ लिखा है रहेगा, मान लो अब पतला हो, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 5 से 9, यहाँ लिखा रहेगा 10 से 14, फिर 15 से 19, फिर 20 से, फिर यहाँ पे 25 से 29, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचेगा 80 प्लस तक। क्या कि सामान्यतः एक आदमी 80 साल से ज्यादा नहीं जीता है। क्या लग रहा है, रीढ़ के हड्डी, तो वो हड्डी ना देखो, अब समझो ये कह कर रहा है, ये किसका उदाहरण है जी, तो ये हम बताए हैं तुमको विस्तृत जनसंख्या पिरामिड है। अब इसका परिभाषा भी क्या बताएं कि विस्तृत जनसंख्या पिरामिड में नीचे वाला भाग चौड़ा होता है और ऊपर वाला भाग पतला होता है, दिखने में त्रिभुजाकार होता है। भारत में ये ऐसा ही पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि देखो
ये बीच में यहाँ क्या दिखाया गया है? उम्र। बताओ इसमें किस उम्र के लोग ज्यादा हैं? ये तो हमारे को गलती पड़ल है, तू यहाँ घुस गेले। ये हम गलती पा रहे हैं, ये घटित जाता ना है तना त्रिभुज बनेगा, ऐसे समझो। अब बताओ किस उम्र के लोग ज्यादा हैं, बताइए तो। पुरुष में भी 0 से 4 ज्यादा है, महिला में भी। और ऐसे जाते जाते जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, जनसंख्या क्या हो रहा है? धीरे 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 घटते जा रहा है। यानी कि बुजुर्गों की संख्या कम और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। बड़े होते होते कई सारे इसमें से मरते जाते हैं, मरते जाते हैं, मरते जाते हैं। 80 वर्ष तक जाते जाते बहुत कम लोग बचते हैं। यानी लोग इधर में ही काम तमाम हो जाते हैं, आधा से ज्यादा। ऊपर जाते जाते जनसंख्या कम बचता है। तो पिरामिड में हम क्या दिखाते हैं, समझ में आया? हम इसमें दिखाते हैं पुरुष और महिलाओं का उम्र, कि कितना उम्र है। मुख्य रूप से इस उम्र के कितने हैं, 0 से 4 में कितने पुरुष कितना महिला, 5 से 9 में कितने पुरुष कितना महिला। तो ऐसे करके इसमें हम दिखाते हैं। अब भारत में देखो, विकासशील देश है, यहाँ पे जनसंख्या रेल ठेल के है कि नहीं है? यहाँ पे पीछे हम ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं कि सबसे ज्यादा नवयुवकों की जनसंख्या कहाँ है? तो बच्चा था तब ना नवयुवक है। तो बच्चों की संख्या हमारे यहाँ क्या है? ज्यादा है। और ऊपर जाते जाते बूढ़ों की संख्या कम हो जा रही है। तो इसमें वही दिखाया जाता है। इसमें क्या कर दिया है, ई वाला जो डेटवा है ना उल्टा लिखल है, ऊपरे 04 लिख दिया। 04 कहाँ होना चाहिए? नीचे से ऊपर की ओर। वही हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि उल्टा काहे लिखा है। इस समझ में उधर लग रहा आपसे? ये हो गया। उसके बाद होता है स्थिर जनसंख्या। कोई ऐसा भी तो देश हो सकता है जहां पे स्वास्थ्य सबकी व्यवस्था हो, लोग कम मरे, पैदा भी कम ले। जनंकिकीय वाला में चल जाओ, वाला में तो उसके अनुसार तो ज्यादा पैदा लेने वाला भी ना हो, ज्यादा मरने वाला भी ना हो। तो एकड़ जनसंख्या न तो ज्यादा बढ़ेगा न तो ज्यादा घटेगा। तो ऊपर जाते रहो, जनसंख्या एकड़ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये बन जाता है तुमको। देखो असल में तो हमनी के मंदिर में जो घंटी रहा है वो इसी प्रकार के रहा है घंटी टंगल है, यहाँ एगो रहा है। तो इसमें क्या बताना है स्थिर जनसंख्या पिरामिड में, कि जिस पिरामिड का मध्य भाग लगभग समान चौड़ाई का होता है। देखो ये मध्य भाग है ना इसका, ये देखो तो देखने में इसी के जैसा है, थोड़ा सा आगे पीछे लेकिन उसी के जैसा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ये दिखने में कैसा होता है? घंटी नुमा होता है। यानी इसमें जो बच्चे जन्म लेंगे जवानी तक भी वो रहते हैं, मरते नहीं है। ऐसा कहाँ पाया जाता है? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में। और उसके बाद एक आता है तुमको संकुचित, जिसका आधार पतला हो और ऊपरे जाके फिर चौड़ा हो जाए और फिर पतला हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? संकुचित जनसंख्या पिरामिड। ये दिखने में सुंडाकार होता है, टेढ़ा टुकुर होता है। किताब में 2 तरह के चित्र बनाया होगा, एगो ऐसा बनाया हुआ है, एगो नीचे और बनाया हुआ है। तो देखो एगो त्रिभुज जैसा, एगो घंटी जैसा और एगो टेढ़ा टुकुर जैसा है। ऐसा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? जापान में। तो ये तुमको याद रखना है। इधर में क्लियर जनसंख्या पिरामिड, उसमें हम दिखाते क्या है? पुरुष और महिलाओं की उम्र को दर्शाते हैं, कितना उम्र के पुरुष है, कितना उम्र के महिला है, बच्चे बूढ़े जवान सबको इसमें हम दर्शा देते हैं। क्लियर? अब आओ एकरा पर लिंग अनुपात। ये तो बतेबे किए हैं कि लिंग अनुपात की अगर कोई परिभाषा पूछे तो बताना है कि 1000 पुरुषों में कुल महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऊपर महिलाओं की संख्या, नीचे पुरुषों की संख्या, यहाँ पे 100 है ना। देखो तो किताब में 1000 ना है, हमको लगता है कि 1000 है। पलटो ना, हर एक पे जाओ पलट ना, कितना है? 1000 है ना, छूट गया है वो 0। तो 1000 ये फॉर्मूला है। आपको पूछे लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी देश या क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में बात करो तो 1000 महिला पर
1020 गो या 10 गो पुरुष है, यानी महिलाओं की संख्या कम है। 1000 महिला है तो पुरुष कितना है? 1010-20 यानी 20 गो पुरुष ज्यादा हो जा रहा है, यानी पूरे विश्व में भी देखो तो महिला की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या कम है। कहाँ है उजी? तो वह लातविया, लातविया इसे नाम है इसका। तो लातविया में 1000 महिला है और पुरुष कितना है? 850, यानी 250 महिला वहां पे एक्स्ट्रा में है। 250 महिला ज्यादा है। 250, 150, हाँ 150, 7.5 ना है। 150 महिला का है जी यहाँ पे। हाँ समझी? तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किस देश की लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो लातविया के है। वहां पे 1000 महिलाओं पे 850 गो पुरुष हो रहा है, 150 महिला कुमारे रहेगी। ठीक। और सबसे कम है तो कहाँ के? तो एक देश है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, देश के नाम है। यहाँ पे 1000 पुरुष है तो महिला कितना है? 274 गो। समझ गई? बिहार भारत की बात करो तो भारत में कितना है जी? 1000 पुरुष पर 943 गो। लेकिन 2025-16 में चेंज हुआ है। 2025-16 डेटा दिखा रहा है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन जो हमने के एग्जाम में 11 वाला पूछता है तो 11 में कितना है? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। अब भारत में जो जनसंख्या लगातार महिलाओं का कम है, उसका कारण क्या है? तो कारण है एक, भ्रूण हत्या, बेटी जात के पेटे में खत्म, पैदा लेने से पहले उसको मार दिया जाता है। मारने के पीछे भी कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण दहेज, बेटी जन्म लेगी तो हमको दहेज देना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करिए? मार दीजिए। उसके बाद शिक्षा की कमी, लोगों में, महिलाओं में शिक्षा की कमी है, वो इस चीज के महत्व को नहीं समझते हैं और वो बेटी को जन्म नहीं लेने देते हैं। लैंगिक भेदभाव, समाज में जब से लड़की पैदा लेती है तब से लेकर के उसके मरने तक उसके साथ पुरुष की तुलना में भेदभाव होता है। पुरुष का ज्यादा होता है मान सम्मान और महिलाओं का कम, तो इसके वजह से भी कोई बेटी वगैरह नहीं रखना चाहता है। ठीक। उसके बाद समाज में पुत्र प्राथमिकता, कि बेटे धान तो बेटे न भोग, एगो बेटा रहे के चाहे, कम से कम एगो। कितना के देखना गांव घर में एगो बेटा के चक्कर में 5-6 गो बेटी हो जाए, देख ले हैं? हो जाता है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ है? पुत्र की प्राथमिकता की जो सोच है मनुष्य के दिमाग में, इसके वजह से, समझी? तो हमरा बेटे चाहिए, बेटी हो तो हो से पहले ही खत्म कर दो, हमरा चाहिए का तो खाली बेटा। इस वजह से भी इसका अनुपात कम है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद घरेलू हिंसा वगैरह ये सब जो है, आइले सुनी है कि कोई आदमी औरत के चलते आग लगा के मर ली है, जहर खा के मर ली है, रेल में कट के मर ली है। सुन ले हैं आप? सुन, ओकर औरती ओकरा तेल छीट के जरा दिले, ओकर औरती ओकरा पंखा में टांग दिले, पाया में बांध के मारली है। लेकिन ये सुनले होबे कि एगो पुरुष महिला को मारता है, पीटता है, जला देता है, तो शोषण होता है कि नहीं? वो नया में तुझे बोलते मैया सही बात है, आजकल चलित है ड्राम में कसाए वाला सिस्टम, पहाड़ पर से ठेलाए वाला सिस्टम। हाँ तो आजकल है, हम ना कर सकते हैं। तो कम क्यों है उसके वजह समझ रही है? तो ए मैया ये दुगो करते देख, महिलाओं की संख्या हमने के देश में बढ़ गई, पुरुष की संख्या घट गई। 2-4 गो क्या ले लेना तो यहाँ से आदमी खाली है, खाली औरतें बचवे करा दे। तो लिंग अनुपात समझ में आ गया? अब देखो, एक होता है ग्रामीण और एक होता है नगरीय लिंग अनुपात। तुम अपने गांव का लिंग अनुपात निकाल रही है कि हमारे गांव में 1000 पुरुष, 1000 जनसंख्या में कितना पुरुष और कितना महिला है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामीण लिंग अनुपात। और वही जब शहर में निकाला जाएगा तो वो कहला जाएगा शहरी लिंग अनुपात। ये दोनों समझ में आया?
बाला ठाकुर के निकाली था कि यहाँ पे 100 गो आदमी में 100 गो पूरा जनसंख्या है गांव के तौर, उनमें कै गो पुरुष है कै गो महिला है, तो क्या हो गया ग्रामीण। आ तू निकाल रही है पटना के कि पटना में कितना पुरुष है कितना महिला, तू हो गया नगरीय। दोनों चीज समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर ग्रामीण लिंग अनुपात 949 था और महिला 929 शहर में। देखो इसको समझो, 2011 में जब जनगणना किया गया तो गांव में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो रही थी, यानी गांव के 51 आदमी निठल्ला रहेगा, और शहर में 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, वहां और ज्यादा निठल्ला रहा। यहाँ पे शहर में कहे ही है अंतर, तो उसका वजह है गांव के आधा आदमी तो उठ के कहाँ चल गया है शहर में, तो पुरुष गया महिला गेवे नहीं की, तो महिलाओं की संख्या नहीं घटेगा, तो एक वो वजह वहां घटने के। तो ये समझ में आ गया, ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात समझ में आया, समझ गई छोटी। हाँ, अब तुमको हम पूछे पारिवारिक लिंग अनुपात, तो नहीं बता सकती है। हम परिवार में मान लो 5 गो आदमी है, तुम्हें कै गो पुरुष है कै गो महिला है, निकल गया लिंग अनुपात। अल्पता कहीं के, इसी को तो लिंग अनुपात कहते हैं। बोल, अपन गोतिया भर में ना निकाल सका है, गांव का ना निकाल सकती है, बस तुमको जनसंख्या पता होना चाहिए, पुरुष महिला पता होना चाहिए, निकाल देगा। समझ गए, तो अब समझ में आया कैसे लिंग अनुपात निकालते हैं, क्लियर। अब हमारे चलो मैं हमारे घर के लिंग अनुपात बताओ तो, पागल कहीं के, हमारे घर में लिंग अनुपात में महिला आगे है, दादी, माताजी, भाभी, बहन, बेटी, ये हो गया महिला। पुरुष में हम, पिताश्री, भैया जी। तो टोटल जनसंख्या कितना है 7 गो, और 7 गो जनसंख्या के लिए 8 गो संत 8 गो है ना, लिंग अनुपात का रहा है 4 गो है जी, 5 गो महिला पर 3 गो पुरुष, यानी मेरे यहाँ महिलाओं की प्राथमिकता है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, और आगे आने वाले में यही डेटा रहेगा लगभग। दादी निपट जाएगी तब मेरे हरुआ तो हमारा आ जाएगी, देखो तो बढ़िया जाएगी, और एक आध गो और बेटी हो गई तब महिलाओं का लिंग अनुपात ज्यादा रहेगा। एक घर में लिंग अनुपात देखो तो पुरुष 2 गो है, बाकी सब महिला है। पपे एक भाई न पुरुष में है, बाकी सब तो महिला है। तो लिंग अनुपात क्या होता है समझ में आया आप बढ़िया से, क्लियर हुआ मैं लिंग अनुपात है। अब अपन तो अपन घरे के लिंग अनुपात निकालना कि क्या है। हाँ चलिए अब देखो, अब जनसंख्या को हम एक और आधार पे पढ़ते हैं, उसका नाम है साक्षरता। कि तोर गांव के 1000 जनसंख्या है या तोर देश के जो जनसंख्या है उसमें कितना पढ़ल है और कितना अनपढ़ है, इस आधार पे जब हम जनसंख्या को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं साक्षरता के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन। समझ गई। अब साक्षरता के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि पढ़ल कौन है अनपढ़ कौन है, तो ये पता रहेगा था ना कि पढ़ल किसको कहते हैं। तो देखो अगर तुम्हारी उम्र 7 वर्ष हो गई है या उससे अधिक है और तुम कोई भी एक भाषा में पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत हिसाब करना जानते हो तो तुम साक्षर में आओगे। उम्र 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए कम से कम, आपको कोई एक भाषा में पढ़ने लिखने और हिसाब करने आना चाहिए, आए? तो साक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गई। अब बताओ तू सब साक्षर है कि नहीं है, पढ़ल लिखल है, पढ़े भी आता है लिखे भी आता है, और जोड़ घटाव आइए जाता है, 7 साल की उम्र पारे के ले है, तो तू लोग क्या हो गई साक्षर, साक्षर हो गई। समझ गई। साक्षर किसे कहते समझ में आया। 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा में लिखना पढ़ना और कुछ साधारण गणित जानता हो
उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। कोई कोई ऐसा देश है जो कहता है कि हमारे देश में सब व्यक्ति पढ़ल है, 100 में 100। कोई को उठा के ले लो, वो भाषा में लिख भी देगा, पढ़ भी देगा और हिसाब किताब भी कर लेगा। जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, एंडोरा, यूक्रेन, उत्तरी कोरिया, ये सब कहता है कि हमारा यहाँ साक्षरता दर 100 में 100 है। यानी तू कहीं से 100 को हमारे देश के आदमी उठा के लाओ, सब पढ़ल लिखल मिलेगा। समझ गई ना? भारत ना इसमें हमने अभी 80 पॉइंट है, हर 100 में से 20 आदमी अभी अनपढ़ है। समझ गई? उसके बाद देखो कुछ ऐसा देश है जैसे चाड, नाइजर, दक्षिणी सूडान, माली, बुर्किना फासो, ये सब वो देश है जहां के साक्षरता दर बहुत कम है, 9 के बराबर लोग पढ़ल है। ठीक, भारत की बात करो तो भारत का साक्षरता दर है 74.04, यानी 100 में से 74 आदमी ही पढ़ा लिखा है, बाकी सब अनपढ़ है। 1000 में 740 को पढ़ल है, बाकी सब अनपढ़ है। समझ गई? आगे देखिए लड़की, अब आगे देखो, बताओ हमनी के देश में ज्यादा पढ़ल आदमी कहाँ है, शहर में कि गांव में? शहर में है। ठीक, ज्यादा पढ़ल पुरुष है कि ज्यादा पढ़ल महिला है? तो हमनी के देश में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। गांव और शहर में तुलना करो तो शहर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और गांव में कम पढ़े लिखे हैं। ये क्लियर? आई गे मैया, तानी बोलवा वही तो नहीं आए। चल आगे देखिए, जब उसी जनसंख्या को तुम अपने गांव या देश के जनसंख्या को उसके रोजगार के आधार पे पढ़ोगे तो वो क्या कहलाता है? व्यवसायिक संगठन। अब काम होता है 5 प्रकार के। पिछला साल 10वां में जो भी पढ़े थे, पिछला के पिछला साल, तो हम लोग 3 को पढ़े, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हम बताते रहते हैं कि आगे डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए, कोई भी जनसंख्या है तो यही 5 में से कोई एक काम कर रहा होगा। जैसे गांव में ज्यादातर लोग कौन सा काम करते हैं? प्राथमिक, या तो कृषि करते होंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब किस में आ जाता है? ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग या और भी जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो कारखाने, वो सब कहाँ जाता है? द्वितीय। व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे काम कहाँ आते हैं? आई सब 10th में इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बढ़िया से बता दें कैसे छांटना है, ऑब्जेक्टिव में आता है तब। तो मुख्य रूप से हमने 3 को पढ़ चुके हैं कि कोई भी काम होता है या तो वो प्राथमिक में होगा या द्वितीयक में या तृतीयक में। इसके अलावे भी काम होता है मैया, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ में देखो क्या होता है? बौद्धिक कार्य। जैसे अब सीधा सीधा बताना, आप लोग प्रेमानंद जी बाबा के नाम जानते हैं? बताओ क्या वो कृषि करते हैं? इसमें से कोई काम करते हैं? इसमें से कोई काम करते हैं? इनमें से कोई काम? तो का उनका कोई काम नहीं है? तो कुछ तो कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बौद्धिक कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। या और भी कोई लोग जो शोध कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक है तो वो नई नई चीजों को खोजते रहता है, शोध करते रहता है। तो वो सब काम इन तीनों में से कोई में नहीं आता है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप में। जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चिंतन वाला काम है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं सामाजिक मुद्दे के बारे में, शोध कर रहे हैं, तो सब क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप। अब जैसे सरकार कुछ नीति निर्धारण काम कर रही है, वो इसमें भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है और इसमें भी नहीं। कुछ निर्णय ले रही है सरकार, कुछ योजना बना रही है, चाहे आप भी कुछ योजना बना रहे हैं, तो क्या वो सब इसमें आता है? लेकिन काम तो हम कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है? पंचम में। तो टोटल काम कितने प्रकार के? आई सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, इनमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, कौन चतुर्थ है, कौन पंचम है, कौन प्राथमिक है, ऐसे करके। अब देखिए एक चीज और, ग्रामीण शहरी संगठन। जब गांव के लोगों को पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण हो जाएगा, जब शहर के लोगों को पढ़ रहे हैं तो शहर हो जाएगा। इतने कि इसमें अंतर है। गांव के लोग मुख्य रूप से कौन सा काम करते हैं? कृषि, पशुपालन। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहेगा और सुविधाएं भी बहुत कम होती है, ये सब गांव में पाया जाता है। शहर में क्या होता है? उद्योग होगा, व्यापार होगा, सेवा क्षेत्र होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा रहता है और वहां पे विकसित होते हैं,
ये उसकी विशेषता होती है। तो जब हम खाली गांव के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण संगठन, जब हम शहर के बारे में पढ़ रहे हैं तो शहर संगठन, शहरी संगठन। समझ गई? अब यहाँ पे है, ये हम तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं कि जनसंख्या संगठन का उपयोग क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो हम अभी आप लोगों को क्लास शुरू करते टाइम ही बता दिए थे कि जनसंख्या संगठन को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम समाज की आवश्यकता को देख सके और उसके अनुसार काम कर सके। देखो अगर पूछे तो क्या क्या बताना है। पहला चीज, इससे क्या होता है, सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास संबंधी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है कि हमें शिक्षा पे ज्यादा काम करना है कि स्वास्थ्य पे कि रोजगार पे कि घर पे। फिर इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के कितना जनसंख्या काम करने लायक है और कितना जनसंख्या काम करने लायक नहीं है, दूसरे पर आश्रित है। इसकी भी जानकारी हमें जनसंख्या संगठन से मिलता है। फिर जनसंख्या के अनुसार ही हम संसाधनों और सुविधाओं को उचित वितरण करते हैं कि किसको कितना देने की जरूरत है। तो जनसंख्या पता रहेगा तो ना, हमारा यहाँ पता रहता ना कि यहाँ कई गो लइकन है, कितना खाए के क्षमता है, तब ना उसी के अनुसार हम खाना मंगवाएंगे जी। अब पता नहीं रहेगा, पता रहेगा कि हम अंदर लेके 2 गो खाएगा, खा गई 40 गो तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो हम जानकारी रखेंगे कि इतना लोग है, इतना इतना कम से कम खाएगा तो हमको इतना सामान मंगाना है। तो जनसंख्या काउंट करते हैं कि ना, तो यहाँ भी उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं। उसके बाद देखिए, इससे हम लोगों को लिंग अनुपात के बारे में पता चलता है कि कितना पुरुष और कितना महिला है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश के कितना जनसंख्या पढ़ा लिखा है और कितना अनपढ़ है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश के कितना जनसंख्या रोजगार में लगल है और कितना बेरोजगार घूम रहा है। हर चीज की जानकारी मिल जाती है, समझ गई। और इसी के अनुसार हम लोग भविष्य की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। समझ गई? यही इस चैप्टर में था। ये चैप्टर भी आपका हुआ खत्म। अगले दिन इसका और कल जो पढ़ाए थे उसका दोनों का करवाएंगे ऑब्जेक्टिव।